गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम उदारवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे और उदारवाद के दो रूप हैं। पहला रूप नकारात्मक उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद, परंपरागत उदारवाद, और दूसरा रूप है सकारात्मक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, समसामयिक उदारवाद। यानी इन सभी का एक ही मीनिंग है। तो जिस प्रकार से आपने नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, वैसा ही हमने नकारात्मक उदारवाद के बारे में पढ़ा। जैसा हमने सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, उसी भांति हमने सकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं देखी। अब हम पढ़ेंगे सकारात्मक उदारवाद की आलोचना। सकारात्मक उदारवाद की आलोचना। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अर्थ पूछा जाए कि भाई नकारात्मक उदारवाद किसे कहते हैं, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि ऐसी विचारधारा जिसमें, यानी ऐसी विचारधारा जो व्यक्तिवादी अवधारणा पर बल देती हो तथा व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानती हो और राज्य के सीमित हस्तक्षेप का समर्थन करती हो, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानती हो, इस प्रकार की अवधारणा को हम नकारात्मक उदारवाद कहते हैं। सकारात्मक उदारवाद ऐसी अवधारणा जो राज्य को लोक कल्याणकारी संस्था मानती हो तथा व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करती हो और बाजार व्यवस्था पर आधारित पूंजीवाद का समर्थन करती हो, इस प्रकार की अवधारणा को हम विद्यार्थियों सकारात्मक अवधारणा, सकारात्मक उदारवाद की अवधारणा कहते हैं। ये एक दूसरे की विपरीत है। एक कहता है राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, दूसरी अवधारणा कहती है कि भाई हस्तक्षेप आवश्यक होने पर करना चाहिए। अब आलोचना की बात करें तो पहली आलोचना विद्यार्थियों ये है कि हमने ये पढ़ा कि ये सकारात्मक उदारवाद जो है एक समझौता आधारित पूंजीवाद पर अत्यधिक बल देता है। इसलिए तो पहली आलोचना ये हो जाएगी कि उदारवाद का ये स्वरूप, उदारवाद का ये स्वरूप पूंजीवाद पर अधिक बल देता है। पूंजीवाद पर अधिक बल देता है। नंबर एक, उदारवाद का यह स्वरूप पूंजीवाद पर अधिक बल देता है। यानी पहली आलोचना यह है कि आप कहते हैं कि उदारवाद और पूंजीवाद अलग अलग है, लेकिन ये जो सकारात्मक उदारवाद है ये पूंजीवाद पर अधिक बल देता है। राज्य हस्तक्षेप करे, लेकिन एक समझौता आधारित पूंजीवाद होना चाहिए जो बाजार व्यवस्था का समर्थन न करे। तो यह पूंजीवाद पर अत्यधिक बल देता है। दूसरी बात, यह स्वरूप गरीबों की क्रांतिकारी आवाज को दबाता है। क्रांतिकारी आवाज को दबाता है। कैसे दबाता है? क्योंकि ये पूंजीवाद का समर्थन है और पूंजीवाद में जब खुली बाजार व्यवस्था होगी तो गरीब व्यक्तियों को अपने हितों की पूर्ति करने का अवसर नहीं मिलेगा बाजार व्यवस्था के अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि ये जो सकारात्मक उदारवाद है ये गरीबों की एक क्रांतिकारी आवाज को दबाता है, साथ साथ में ये राज्य को शक्तिशाली बनाता है ताकि गरीबों को राजनीतिक वेदता के नाम पर दबाया जा सके।
ये राज्य को शक्तिशाली बनाता है, ताकि राजनीतिक वैधता के बल पर गरीबों की आवाज को दबाया जा सके, गरीबों की आवाज को दबाया जा सके, ये राज्य को इसलिए शक्तिशाली नहीं बनाता कि लोगों के लिए कल्याणकारी साबित होगा, इसलिए शक्तिशाली बनाता है ताकि राजनीतिक वैधता प्राप्त होगी राज्य को। और राज्य के अंदर कौन से लोग होंगे? राज्य के अंदर पूंजीपति लोग होंगे, क्योंकि गरीब व्यक्ति को कभी सत्ता में भागीदारी प्राप्त नहीं होती। तो फिर वे पूंजीपति लोग राजनीतिक वैधता के नाम पर उनके पास में अथॉरिटी होगी। वैधता का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी। तो उनके पास में अथॉरिटी होगी कि वे कानून बना करके ऐसी संरक्षण की नीतियों का क्या कर देंगे? अंत कर देंगे, गरीबों को दबा देंगे। वो विरोध भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो कानून है भाई, हम आपको किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं देंगे। तो इस प्रकार से कहा जाए विद्यार्थियों, तो राज्य को शक्तिशाली इसलिए बनाता है ताकि राजनीतिक वैधता के नाम पर जो है गरीबों की आवाज को दबाया जा सके। और साथ साथ में इसका जो राजनीतिक न्याय है, अगली बात करें विद्यार्थियों, इसका राजनीतिक न्याय दिखावा मात्र है। राजनीतिक न्याय क्या होता है? न्याय के अंदर हमने पढ़ा, राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यह है कि आम जनता को राजनीति के अंदर सहभागिता मिले, चुनाव लड़ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है ना, निर्णय की स्वतंत्रता, ये सारी बातें जो है राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, राजनीतिक न्याय की तरफ संकेत करती है। तो इनका राजनीतिक न्याय जो है ओनली फॉर फॉर्मेलिटीज है, दिखावा है बस। ये पॉलिटिकल जस्टिस है, लोगों को अधिकार दे दिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे दिया, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा? क्या गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? क्या गरीब व्यक्ति को राजनीतिक दल कोई टिकट दे देंगे? क्या गरीब व्यक्ति को ये कॉर्पोरेट घराने वाले उनको चंदा दे देंगे? पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका राजनीतिक न्याय क्या है विद्यार्थियों? एक दिखावा मात्र है। हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। और ये जो हैं पूंजीवादी वर्ग से संबंधित धारणा है, सीधी बात है। यह अवधारणा पूंजीवादी वर्ग से संबंधित है, पूंजीवादी वर्ग से संबंधित हैं। पूंजीवादी वर्ग से संबंधित कैसे हुई? क्योंकि भले राजनीतिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, उन सभी में वर्चस्व किसका नजर आएगा? आपको पूंजीपति लोगों का ही वर्चस्व नजर आएगा। जैसे आज अमेरिका के अंदर देख लो विद्यार्थियों, वहां डेमोक्रेसी है, राजनीतिक न्याय है, सब प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन किस वर्ग का वहां पे वर्चस्व है? पूंजीवादी वर्ग का वर्चस्व है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो ये जो है अवधारणा पूंजीवादी वर्ग से संबंधित अवधारणा है। और साथ साथ में अगर देखा जाए तो यह स्वतंत्रता के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों का बनाया जाना राज्य को पर छोड़ता है। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों को बनाया जाना, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों को बनाना, सामाजिक परिस्थितियों को बनाना
राज्य पर छोड़ता है, राज्य पर छोड़ता है। पूंजीवाद के समाप्त की बात इसके अंतर्गत नहीं होती। पूंजीवाद को समाप्त करने की बात नहीं होती, समाप्त करने की बात नहीं होती है। अब ये कहता है कि स्वतंत्रता के लिए सामाजिक परिस्थितियां बनाओ, लेकिन इसके लिए किसको जिम्मेदारी देता है? हम क्या करें? राज्य बनाए परिस्थितियां, राज्य दे गरीबों के हितों को आगे बढ़े। अब राज्य के अंदर सरकार किसकी है? पूंजीपति लोगों की है, तो वो किसके हितों के बारे में सोचेंगे? अपने हितों के बारे में सोचेंगे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो अश्वेतों के साथ में जो वर्तमान के अंदर हुआ, किस प्रकार से, क्योंकि हर महकमे के अंदर वहां पे श्वेत लोग भरे हुए हैं, अश्वेतों के प्रति एक घृणा का भाव है, इसलिए उनको इस प्रकार से दबाने की कोशिश की जाती है निग्रो लोगों को। तो ये जो बातें हैं, कह तो देते हैं कि हाँ भाई राज्य जाने, परिस्थितियों को बनाना किस पे छोड़ता है? राज्य पर छोड़ता है। लेकिन पूंजीवाद को समाप्त करने की बात ये नहीं कहता कि भाई पूंजीवाद को समाप्त कर दिया जाए, नहीं। तो इस प्रकार से आलोचना के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये पूंजीवाद को हवा देता है, लेकिन एक कानूनी रूप देने की कोशिश करता है, राजनीतिक वैधता प्राप्त करता है, ताकि दमन हो तो ये नहीं कहा जाए कि भाई यहाँ पे खुला लोगों का शोषण हो रहा है या गरीब लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। नकारात्मक उदारवाद नहीं है, रूप तो सकारात्मक देने की कोशिश की जा रही ताकि डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाए, लेकिन अधिकार दे दिए जाते हैं। जैसे हमारे संविधान में भी बहुत से अधिकार है, लेकिन वास्तव में पिछड़े वर्ग के लोग हो, महिलाएं हो, उन लोगों को, अधिकारों को वास्तविक तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। तो ये समस्याएं जो हैं विद्यार्थियों हमारे सामने उत्पन्न होती है। अब हम दोनों अवधारणा के अंदर विद्यार्थियों क्या करेंगे? अंतर करेंगे, परंपरागत व आधुनिक उदारवाद में अंतर। परंपरागत उदारवाद भी पढ़ा और ये भी आधुनिक उदारवाद भी पढ़ा, सकारात्मक उदारवाद। इन दोनों में किन तत्वों के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं, यह बात महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। दोनों के अंदर डिफरेंस को आप समझ गए तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर माने जाएंगे। परंपरागत व आधुनिक उदारवाद में अंतर। आधुनिक उदारवाद में अंतर। अब इन दोनों अवधारणा के बारे में हमने सही तरीके से पढ़ा, तो अंतर क्या है? पहला अंतर है उद्योग के कारणों के आधार पर अंतर। उद्योग के कारणों के आधार पर अंतर। दोनों का उद्योग कैसे हुआ? परंपरागत का उद्योग विद्यार्थियों राजशाही और पोपशाही के विरुद्ध स्वरूप हुआ, ठीक है ना। परंपरागत उदारवाद का उदय, परंपरागत उदारवाद का उदय
राजशाही व पोपशाही के विरुद्ध स्वरूप हुआ। राजशाही व पोपशाही के विरुद्ध स्वरूप हुआ। जबकि आधुनिक उदारवाद का उदय, आधुनिक उदारवाद का उदय उदारवाद का उदय मार्क्सवाद के विरुद्ध स्वरूप हुआ। विरुद्ध स्वरूप हुआ। ये दोनों का एक उदय के कारणों के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं कि इधर तो उस समय 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर राजशाही और पोपशाही हावी थी, उनके विरुद्ध स्वरूप ये उदय हुआ। और आधुनिक उदारवाद का उदय जो है विद्यार्थियों, मार्क्सवाद के विरुद्ध स्वरूप हुआ। दूसरी बात, राज्य के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर अंतर। राज्य के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर अंतर। यह भी हमने देखा कि राज्य के प्रति दृष्टिकोण दोनों का अलग अलग है। परंपरागत उदारवाद राज्य को क्या मानता है? राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, आवश्यक बुराई मानता है। जबकि आधुनिक उदारवाद राज्य को लोक कल्याणकारी संस्था मानता है। ये मतलब राज्य को सीमित हद से भी बात करता है, लोक कल्याण के लिए राज्य आवश्यक है। इस प्रकार से सकारात्मकवादी या आधुनिक उदारवादी ये कहते हैं, जबकि जो नकारात्मक उदारवादी और परंपरागत उदारवादी है वे राज्य को क्या मानते हैं? आवश्यक बुराई मानते हैं और कहते हैं कि राज्य को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। प्रमुख समर्थकों के आधार पर अंतर। प्रमुख समर्थकों के आधार पर अंतर। परंपरागत में परंपरागत समर्थक कौन कौन थे? लॉक है, एडम स्मिथ है, बेंथम है, टॉमस पेन है। ये जो हैं विद्यार्थियों परंपरागत समर्थक माने जाते हैं। आधुनिक की बात करें, आधुनिक आधुनिक समर्थकों में सबसे पहले किसने नकारात्मक को सकारात्मक बदलने का काम किया? जे.एस. मिल ने। तो जे.एस. मिल है, मैकाइवर है, लॉस्की है, ठीक है ना। जे.एस. मिल, मैकाइवर, लॉस्की, ये समर्थक जो हैं आधुनिक माने जाते हैं। मॉन्टेस्क्यू कह सकते हैं, मॉन्टेस्क्यू जिसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, मॉन्टेस्क्यू आदि। तो ये अंतर हो गया। इनके समर्थक प्राचीन हैं, ये लॉक है, एडम स्मिथ है, बेंथम है, टॉमस पेन है। इसमें जे.एस. मिल है, मैकाइवर है, मॉन्टेस्क्यू है, लॉस्की है, ठीक है ना। एम क्यूब
एल, मिल, मैकइवर, मोंटेस्क्यू, माओ वाले ही है सारे, एग्लॉस्की। तो ये समर्थकों का अंतर हमें देखने को मिलता है। साथ साथ में विद्यार्थियों देखा जाए स्वतंत्रता के आधार पर अंतर, नंबर 4, स्वतंत्रता के आधार पर अंतर। स्वतंत्रता के आधार पर अंतर कैसे हैं? नकारात्मक या परंपरागत उदारवादी असीमित स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, जबकि आधुनिक उदारवादी जो हैं सीमित स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। परंपरावादी व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और आधुनिक सीमित स्वतंत्रता का। परंपरावादी असीमित स्वतंत्रता का, व आधुनिक उदारवाद सीमित स्वतंत्रता का, सीमित स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। ये अंतर है, एक तरफ असीमित स्वतंत्रता है और एक तरफ सीमित स्वतंत्रता है, जैसे आपने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत भी देखा। साथ साथ में अधिकारों की दृष्टि से भी अंतर है, नंबर 5, अधिकारों की दृष्टि से अंतर। परंपरावादी अधिकारों को क्या मानते हैं? प्राकृतिक मानते हैं। ये अधिकार किसने दिए हैं? प्रकृति ने दिए। जैसे लॉक 3 अधिकार बताए, LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जबकि आधुनिक उदारवाद अधिकारों को किसकी देन मानते हैं? राज्य की देन मानते हैं। अधिकारों को राज्य की देन मानते हैं, अधिकारों को राज्य की देन मानते, यानी ये कहते हैं कि अधिकार जो हैं वो राज्य द्वारा प्रदत्त है। किसके द्वारा प्रदत्त है? राज्य के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए राज्य को अधिकार देने चाहिए। अगली बात की जाए विद्यार्थियों, तो विकास के आधार पर अंतर नजर आता है, नंबर 6, विकास के आधार पर अंतर। परंपरागत उदारवाद का विकास 17वीं 18वीं सदी, आधुनिक उदारवाद का विकास उदारवाद का विकास 19वीं सदी में हुआ। यह अंतर भी हमें विकास की दृष्टि से नजर आता है। अब वापस देख लीजिए, उद्योग के कारणों के आधार पर दोनों में अंतर है। राज्य के प्रति दृष्टिकोण देखा जाए तो दोनों में अंतर है। समर्थक दोनों के अलग अलग है। स्वतंत्रता के आधार पर अंतर है, अधिकारों की दृष्टि से अंतर है, और विकास के आधार पर भी दोनों विचारधाराओं में हमें अंतर नजर आता है।
अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे विद्यार्थियों, उदारवाद के सिद्धांत। उदारवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और इन सिद्धांतों के साथ विद्यार्थियों जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उदारवाद। तो सिद्धांतों की बात हम अगर करते हैं तो सिद्धांतों के अंदर हम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के अंदर हमने क्या पढ़ा, इन सभी को मिला करके जो बातें हैं, खास खास जो बातें हैं, उन बातों को ही हम क्या मानेंगे, सिद्धांत मानेंगे। यही सिद्धांत हम 11th के अंदर विद्यार्थियों पढ़ के आए हैं, उदारवाद के सिद्धांत, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट। ठीक है, उदारवाद के सिद्धांत। पहला सिद्धांत जो है विद्यार्थियों वो है हमारा व्यक्तिवादी अवधारणा। नंबर 1, व्यक्तिवादी अवधारणा। अब सिद्धांतों की बात की जाए तो पहला सिद्धांत हमारे सामने उभर करके सामने आता है व्यक्तिवादी अवधारणा। उदारवादी अवधारणा एक व्यक्तिवादी अवधारणा है, यानी उदारवादी विचारधारा के अध्ययन में केंद्र बिंदु कौन है, व्यक्ति है। कौन है, व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने के पक्षधर है, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता, अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने व राज्य के सीमित हस्तक्षेप का समर्थन, सीमित हस्तक्षेप का समर्थन। इसलिए इस उदारवादी अवधारणा को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवादी अवधारणा। व्यक्तिवादी अवधारणा का मतलब केंद्र बिंदु व्यक्ति, व्यक्ति को स्वतंत्र रखो, व्यक्ति के लिए अधिकार दो, व्यक्ति के कार्य में राज्य हस्तक्षेप नहीं करे, ऐसी अवधारणा क्या कहलाती है, व्यक्तिवादी कहलाती है। मानवीय विवेक में आस्था, मानवीय विवेक में आस्था, मानव एक विवेकशील प्राणी, विवेकशील प्राणी है। कानून का आधार आदेश नहीं, विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। मानवीय विवेक में आस्था, यानी ये उदारवादी विचारधारा जो है मानवीय विवेक में आस्था रखती है और मानव को एक विवेकशील प्राणी मानती है और कहती है कि कानून वे नहीं है जो कोई व्यक्ति कह दे मेरे आदेश ही कानून है, जहां तानाशाही राज हो। पहले जो राजशाही होता था शासन, जिसके अंतर्गत राजा के मुंह से निकली हुई बात क्या बन जाती थी, कानून बन जाती, कोई कानून नहीं होते थे। ऐसे नहीं, यानी कानून किस पर आधारित होना चाहिए, विवेक पर आधारित होना चाहिए। तो विवेक पर आधारित कानून को ही जनता मानती है। इस प्रकार से जब विवेक पर आधारित कानून नहीं होंगे तो ऐसे कानूनों को मानने के लिए जनता बाध्य नहीं है। साथ साथ में अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो इसके अंतर्गत एक बात और उभर करके सामने आती है कि व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। व्यक्ति साध्य वह राज्य साधन है, वह राज्य साधन है। साध्य और साधनों में फर्क है विद्यार्थियों। जो साध्य पर, जैसे गांधी जी ने कहा कि हमारा साध्य पवित्र होना चाहिए, हमारा
साध्य पवित्र होना चाहिए और साथ साथ में साधन भी हमारे पवित्र होने चाहिए। और साध्य की तुलना में साधन अधिक पवित्र होने चाहिए, क्योंकि अपवित्र साधनों से प्राप्त किया गया पवित्र साध्य भी अपवित्र हो जाता है। जबकि मैकियावेली ने क्या कहा कि हमारा साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन कैसे भी हो वो कोई औचित्य नहीं रखते। जैसे भी करके आपने साध्य प्राप्त कर लिया, फिर ये कोई नहीं पूछेगा कि आपके साधन कैसे थे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां पर जो है साध्य का मतलब फोकस किस पे है, यहां व्यक्ति पे फोकस है, तो व्यक्ति साध्य है और राज्य तो ये साध्य प्राप्ति का क्या है, लक्ष्य है, यानी व्यक्ति खास है, यानी व्यक्ति के हितों के लिए क्या बना है, राज्य एक साधन के तौर पे बना है। जबकि समाजवादी क्या कहते हैं कि राज्य एक साध्य है और व्यक्ति क्या है, उनके लिए एक साधन का काम करता है। तो उदारवाद व्यक्ति को साध्य मानता है, राज्य साध्य प्राप्ति का एक साधन है। उदारवाद व्यक्ति को क्या मानता है, साध्य मानता है, राज्य को साध्य प्राप्ति का साधन मानता है, साध्य प्राप्ति का साधन। यानी ये पवित्र साध्य कैसे प्राप्त होगा, राज्य के माध्यम से प्राप्त होगा। इसलिए राज्य को क्या माना जाता है, साध्य प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। राज्य प्राप्ति का क्या साधन। ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो अवधारणा है विद्यार्थियों, व्यक्ति को क्या माना जाता है इसमें साध्य, और राज्य साध्य प्राप्ति का क्या है साधन है। समाज व राज्य कृत्रिम संस्थाएं, समाज व राज्य कृत्रिम संस्थाएं, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल है, यानी समाज व राज्य किसके द्वारा बनाए गए, व्यक्ति द्वारा निर्मित है। समाज व राज्य किसके द्वारा निर्मित है, व्यक्ति द्वारा निर्मित हैं। इसलिए व्यक्ति के हितों की रक्षा करना, व्यक्ति के हितों की रक्षा करना इनका क्या है, कर्तव्य है। किनका, राज्य का भी और समाज का भी। ये दोनों किसने बनाए, व्यक्ति ने अपने हितों की रक्षा के लिए बनाए। इसलिए राज्य को व्यक्ति के हितों की रक्षा करनी चाहिए, न कि अपने आप को सर्वे सर्वा समझना चाहिए। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन। यानी ये नकारात्मक उदारवादी कहते हैं अधिकार किसके द्वारा प्रदत्त हैं, अधिकार प्रकृति प्रदत्त हैं। राज्य सीमित, इसे राज्य सीमित नहीं कर सकता, राज्य सीमित नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रकृति ने दी है उस पे राज्य कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य ने दी नहीं। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकारों को क्या माना, प्राकृतिक अधिकार माना, प्राकृतिक अधिकार माना। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बता दिया था LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का समर्थन, राज्य के लोक कल्याणकारी
स्वरूप का समर्थन। अगर देखा जाए विद्यार्थियों तो अंत में जाते जाते जो हैं सकारात्मक उदारवादियों ने, किसने? सकारात्मक, क्योंकि हम इसमें सिद्धांत में तो सब पढ़ेंगे, नकारात्मक वाली बातें भी पढ़ेंगे और सकारात्मक वाली बातें भी पढ़ेंगे। तो सकारात्मक उदारवाद ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को स्वीकार कर लिया, कल्याणकारी स्वरूप को स्वीकार किया कि भाई राज्य आवश्यक बुराई नहीं है, लोक कल्याणकारी भी हो गया है आज राज्य, लेकिन राज्य को व्यक्ति के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसके हित जो हैं ज्यादातर पूंजीवादियों के हितों से जुड़े हुए हित हैं। तो ये विद्यार्थियों हमारे 6 इसके सिद्धांत हो गए। व्यक्तिवादी अवधारणा, मानवीय विवेक में आस्था, व्यक्ति साध्य राज्य साधन है, समाज व राज्य कृत्रिम संस्थाएं, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन और राज्य के लोक कल्याण के स्वरूप का समर्थन। इस चैप्टर के अंदर 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे उदारवाद का जनक जॉन लॉक, उदारवाद का जन्म कहाँ हुआ? 1815 के अंदर इंग्लैंड के अंदर हुआ। फिर सामाजिक क्षेत्र की मांग, राजनीतिक क्षेत्र की मांग, आर्थिक क्षेत्र की मांग, नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद क्या है, इनके समर्थक कौन कौन हैं, किसे कहते हैं। 1-1, 2-2 नंबर के सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। और बड़े सवालों के अंदर अगर पूछा गया सवाल 4 नंबर का, ठीक है, तो उसमें आपको सकारात्मक उदारवाद की व्याख्या कीजिए, नकारात्मक उदारवाद पूरा समझाइए, विशेषताएं और आलोचना, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। सकारात्मक उदारवाद नकारात्मक उदारवाद में क्या अंतर है, या उदारवाद पूंजीवाद पर आधारित है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब आपको कौन सा उदारवाद समझाना है? सकारात्मक उदारवाद समझाना है। या आपको अंतिम क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, उदारवाद के सिद्धांतों को समझाइए। ये 6 सिद्धांत है, इनको आप जो हैं समझा सकते हो, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।